जब हम भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं ना, तो अक्सर मौर्य और गुप्त वंश का नाम ही जुबान पर आता है। लेकिन इन दोनों के बीच के दौर में एक ऐसी जबरदस्त शक्ति भी थी जिसने लगभग 450 सालों तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को संभाले रखा। उसे न सिर्फ स्थिरता दी, बल्कि उत्तर और दक्षिण को संस्कृति और व्यापार के धागे से भी जोड़ा। तो चलिए आज सातवाहन राजवंश की इसी शानदार कहानी में उतरते हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मौर्यों जैसी विशाल शक्ति बिखर गई तो उस खाली जगह को किसने भरा? कौन थे वो लोग जिन्होंने दक्कन के पठार पर एक नए दौर की नींव रखी? इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास के एक बेहद दिलचस्प अध्याय तक ले जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के ढलान के ठीक बाद, जब भारत के दक्षिणी और मध्य हिस्से में एक नई ताकत उभर रही थी। ये थे सातवाहन, जिन्हें हम आंध्रवंश के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल सोचे लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चला, यानी करीब 450 साल। ये बहुत बहुत लंबा समय है। इस राजवंश की नींव रखी थी सिमुक ने, और उनकी पहली राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो आज के महाराष्ट्र में पैखन के पास है। समझिए, यहीं से उन्होंने पूरे दक्कन पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। देखिए, किसी भी राजवंश की कहानी उसके राजाओं से ही तो बनती है। सिमुक ने शुरुआत की तो सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाकर अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। फिर आए गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो इस वंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं। और उनके बाद वशिष्ठपुत्र पुलमावी ने इस साम्राज्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। तो अब बात करते हैं इस कहानी के हीरो की, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनके समय में सातवाहन साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के रक्षक भी थे। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि उनकी महानता के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है, वो उनकी माँ गौतमी बालश्री के लिखवाए गए शिलालेखों से मिलती है। जरा सोचिए, ये उस जमाने के लिए कितनी असाधारण बात रही होगी कि एक माँ अपने बेटे की जीत और उसके गुणों का बखान करवा रही है। तो इन शिलालेखों में लिखा क्या है? ये बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया। उन्होंने शक, यवन और पहलव जैसे उस वक्त के शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाई और सातवाहनों की खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। उनकी एक उपाधि थी एक ब्राह्मण, यानी अद्वितीय ब्राह्मण, जो उनके दबदबे और वैदिक परंपरा के लिए उनके सम्मान को दिखाती है। सच में उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को एक साथ जोड़े रखा। लेकिन देखिए, कोई भी महान साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से तो नहीं बनता है ना। उसकी असली नींव होती है एक मजबूत प्रशासन, एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था और एक शानदार संस्कृति। तो चलिए देखते हैं कि इन मामलों में सातवाहन कैसे थे। उनका जो पूरा सिस्टम था वो काफी व्यवस्थित था। सबसे ऊपर राजा, लेकिन उसकी मदद के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की एक पूरी टीम होती थी। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और जमीनी स्तर पर गांव और शहर के मुखिया शासन चलाते थे। मतलब एक बहुत ही कुशल व्यवस्था थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सालों तक स्थिर रखा। और उनकी आर्थिक शक्ति का राज वो यहाँ छिपा है। सातवाहनों का व्यापार सीधा रोमन साम्राज्य से होता था, जो उस समय दुनिया की एक सुपर पावर थी। भारत से मसाले और दूसरा कीमती सामान रोम जाता था और बदले में वहां से सोना और बहुत कुछ आता था। इसी व्यापार ने सातवाहन राज्य को मालामाल कर दिया था। और एक सीधी सी बात है, जब पैसा आता है तो वो कला और संस्कृति के लिए भी रास्ते खोलता है। सातवाहनों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनकी आर्थिक समृद्धि ने एक बेमिसाल सांस्कृतिक दौर को जन्म दिया। वो धार्मिक मामलों में बहुत खुले विचारों वाले थे। उन्होंने हिंदू धर्म को तो माना ही, साथ ही बौद्ध धर्म को भी बहुत बढ़ावा दिया। अमरावती और नागार्जुनकोंडा जैसे शहर उनके समय में बौद्ध धर्म के बहुत बड़े सेंटर बन गए। यहीं पर वो मशहूर अमरावती कला शैली भी विकसित हुई। और तो और अजंता और एलोरा की जो कुछ शुरुआती गुफाएं हैं ना, उनका निर्माण भी उन्हीं के संरक्षण में शुरू हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अब देखते हैं कि इस शक्तिशाली राजवंश का अंत कैसे हुआ और ये अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया। इसके पतन की कोई एक वजह नहीं थी,
असल में कई बातें एक साथ हुईं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो राजा आए वो उतने मजबूत नहीं थे। बाहर से विदेशी हमलों का दबाव फिर से बढ़ने लगा और इतने बड़े साम्राज्य को संभालना भी मुश्किल होता जा रहा था। बस धीरे धीरे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। तो पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि सातवाहनों को सिर्फ दक्षिण की एक शक्ति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। असल में वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल थे, एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक पुल। उन्होंने विचारों, सामानों और कला के लेन देन को मुमकिन बनाया, जिसका असर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। अगर सातवाहनों का वो लंबा और स्थिर शासन न होता, अगर उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला वो मजबूत पुल न होता, तो भारत का इतिहास आज कैसा होता? इस पर सोचने की जरूरत है।